कैसे हैं आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग ज्वाइन करें। पेन कहाँ गया? अच्छा, ये दोस्तों स्ट्रक्चर एनालिसिस में ना हमारा आज एक सेशन चलेगा। बेहतरीन सेशन होगा, ये सभी लोग ज्वाइन करेंगे और ये सेशन सभी के लिए है। जैसे कि आप एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं, आरआरबी का देते हैं, है ना, इवन गेट एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देते हैं, स्टेट एई जेई, जब सभी लोगों के लिए ये बेहतरीन होने वाले हैं सेशन स्ट्रक्चर एनालिसिस के। ठीक है, चलो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था पहले तो मैं बता दूं। हमारा टॉपिक चल रहा था डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं डीएस। आज कुछ मैं हथकंडे आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ बेहतरीन चीज बताऊंगा आज जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, डायरेक्ट। और ये भी बता दूंगा कि हाँ एग्जाम में कैसे जुड़ी हुई है, कौन से एग्जाम में जुड़ी है, तो देखते रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके साहब। अरे ये फैन घूम किधर रहा है? एक सेकंड है बच्चों, जरा रुक जाओ, बड़े गर्मी हो रही है मुझे। अब देखो तुम, अब आएगा आनंद डीएस में। तो दोस्तों डीएस बालकों, हम लोग पढ़ रहे थे डीएस फॉर फ्रेम। मुझे लगता है इतने पार्ट हम लोगों ने कर दिए ना, डीएस में इतने पार्ट कर लिए हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में। छोटे छोटे पार्ट हैं लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। जिसमें हमने दो ही तो फॉर्मूले जाने यार। कौन कौन से? एक तो जाना ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। एक फॉर्मूला जाना ds इज इक्वल टू 6c माइनस आर डैश। एक और हमने तरकीब जानी पिछली क्लासों में कि सर अगर आपके इंटरनल हिंज होता है या मेंबर में हिंज हो, कहीं पर भी अगर हिंज होता है, अगर बीम में या फ्रेम में, फ्रेम की बात हो रही है अभी, ये सारी की सारी फ्रेम की बात हो रही है। अगर इंटरनल हिंज होता है तो दोस्तों एक तो तरीका था m-1, ये तुम्हारे पास r डैश निकालने का एक तरीका था। फॉर द ईच ज्वाइंट, फॉर द ईच इंटरनल हिंज, द एडिशनल r डैश और रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड r डैश, दिस इज द m-1। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आपके पास, ये किसकी बात हो रही थी? 2D की बात हो रही थी। लेकिन यहीं पर अगर बात हो जाए सर m-1 होता था और बाहर से हम थराइज कर देते थे, तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो था आपके पास 3D के लिए था। इतनी बातें हम लोगों को पता है, इतनी बातें हम लोगों को पता है दोस्तों। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पिछली क्लासों में मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि एक्चुअली में जो डीएस निकलता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो एक्चुअली में होता यह है कि सर डीएसई और प्लस डीएसआई, डीएसआई होता क्या है सर? डीएसई प्लस डीएसआई। जैसे कि एक एग्जांपल मैं कह देता हूं, कि सरकार ये कोई बीम है, जैसे कि कोई सॉरी फ्रेम है, बीम नहीं फ्रेम है। ये देखो आप, मैंने पिछली क्लासों में बता रखे एग्जांपल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करा देता हूं मैं। ये फ्रेम है सर, इस फ्रेम में सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो जो आप सेकंडों में जवाब दे सकते हो? मैं बोलता हूं डीएसई, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। लिखा रखा मैंने पिछली क्लासों में, डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, दिस इज द एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। और ये क्या होता है सर? इंटरनल इनडिटरमिनेसी। जब हम एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी में हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? सपोर्ट की रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जब मैं आपको डीएसई सिखाऊं तो हम बोलेंगे सर आर, दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन माइनस 3। अच्छा सर आर क्या है सर? तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ टोटल सपोर्ट रिएक्शन, जो भी सपोर्ट में रिएक्शन आ रही है, तो ये होता है आर। ध्यान रखिएगा आर डैश अलग है और आर अलग है। हम 3 कहेंगे तो ये क्या होता है सर? तो हम कहेंगे कि सर 3 जो होता है नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है सर, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है सर। तो हम बोलेंगे सरकार आर जो होता है ना,
टोटल सपोर्ट रिएक्शन तो आप सभी लोगों को जानकारी है कि सरकार यहाँ पर एक रिएक्शन वर्टिकल आती है और एक हॉरिजॉन्टल आती है, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, क्योंकि है अरे हिंज सपोर्ट है। ऐसा ही सर यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगी, तो टोटल रिएक्शन 4 होंगी। 4 में से 3 गया तो आपके पास DSE एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आ जाएगी 1। यहीं पर दोस्तों अगर मुझे चाहिए, क्योंकि DSI जो है ना, DSI के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है DSI के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले DSE निकाला करो या DS निकाला करो, और उसके बाद DS में से DSE घटाया करो और DSI तुरंत आ जाएगा। फिर हम कहेंगे दोस्तों एग्जाम, एक्चुअली मैं बता दूं, एग्जाम में हो सकता है इन तीनों में से एक पार्ट दिया जाए, जैसे DS फॉर दिस फ्रेम बोला जाए, DSE फॉर दिस फ्रेम बोला जाए, DSI फॉर दिस फ्रेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों पूछे जाएं, या ऐसा भी जरूरी है कि तीनों पूछे जाएं, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम DS निकालने के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये 2D फ्रेम है, तो 2D फ्रेम के लिए 3C माइनस R डैश होता है। और हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ कट कितने लगते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर रखा है कि सर एक ही कट लगेगा, क्योंकि एक कट लगेगा तो इतना पार्ट इसके साथ होगा और इतना पार्ट इसके साथ होगा। तो हम कहेंगे कि सर कट हो जाएंगे 3, सॉरी कट हो जाएगा 1। R डैश क्या होता है? R डैश का मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट या नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड। फिक्स्ड बनाने के लिए और एडिशनल रिएक्शन कितने की जरूरत है? तो हम कहेंगे सर 2 रिएक्शन ऑलरेडी हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे R डैश 1 हो जाएगा सर, 1 और लगाना पड़ेगा तब फिक्स होगा। यहां पर 2 रिएक्शन और हैं, फिक्स बनाने के लिए 1 और लगेगी सर, क्योंकि फिक्स्ड में 3 रिएक्शन होती हैं सर 2D में। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे R डैश 2 हो जाएगा सर, 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो DS विल बी ऑन दिस केस 1। सर DS क्या हो गया सर? 1। तो हम बोलेंगे सर यहां पर DSI क्या होगा? तो हम कहेंगे DSI विल बी, बोलो DS माइनस DSE दैट मीन्स 0। तो यहां पर देखेंगे आप इस क्वेश्चन में DS 1 हो गया, DSE भी 1 हो गया और DSI जो है 0 हो गया। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ये बात आपको समझ आ रही होगी। दूसरे फेज पर चलते हैं हम लोग, दूसरे फेज में चलेंगे हम। पहले आप इस बात को क्लियर कर चुके हैं क्या? कितनी बातें क्लियर कर चुके हैं मुझे बताओ, यहां तक सब साथ हैं? ठीक है, एक 3D का क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, फिर हम बीम पे चलने वाले हैं भाई, फिर हम बीम में चलने वाले हैं, क्योंकि आपका मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया सारी की सारी चीजें। एक बीम, एक 3D का केस और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चलो फिर देर किस बात की है, चलो हम ले रहे पास फ्रेम का एक और केस लेके चलते हैं दोस्तों। फ्रेम का एक और केस लेके चलते हैं जो कि 3D है, इनको DS निकालना है दोस्तों। 3D फ्रेम है जिसमें मुझे DS निकालना है। चलो फिर देर किस बात की है दोस्तों, देर किस बात की? इसमें ना नहीं है, क्या कहते हैं उसको, चलो खैर देखते हैं। अरे क्या हो गया? ऐसा ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। यहाँ इसको एक जगह फिक्स भी कर दो, एक जगह फिक्स भी तो होना चाहिए। और ये वाला जो सपोर्ट है इसको रोलर भी कर दो। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना, एक हिंज यहाँ पे लगा दो, बस प्रैक्टिस के लिए, आपको कॉन्सेप्ट पता है वैसे। एक हिंज यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना, एक हिंज यहाँ पे लगा दो। ओके साहब, और यहाँ पर एक स्लाइडर भी लगा दो। स्लाइडर चलो रहने दो, यहाँ पर कर देते हैं। चलो एक यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दो। तो बस मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बढ़िया से हो गई आपकी, हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आपको निकालना क्या है दोस्तों? DS निकालना है। तो DS इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला वही है, 6C माइनस R डैश
है ना। डीएस का फॉर्मूला तो यही है 6c माइनस आर डैश, सभी लोग जानते हैं 6c माइनस आर डैश होता है। सवाल यह है कि सर आर डैश क्या है, फिर से वही चीज, तो आर डैश ही निकाल देते हैं पहले, सबसे पहले आर डैश ही निकालते हैं, क्योंकि 3D में 6 रिएक्शन होती हैं, 3D में 6 रिएक्शन होती हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा। तो सर यहाँ पर 3 आती हैं, क्योंकि फिक्स हिंज में कितनी रिएक्शन आती है मैंने सिखा रखा है सब, पिछले लेक्चर देखिएगा आप। तो 3D के केस में समझा भी रखा है कि कैसे कैसे आता है। तो आपके पास 3D के केस में, फिक्स के केस में 6 रिएक्शन आती हैं, जबकि 3D के केस में, हिंज के केस में 3 रिएक्शन आती हैं। तो 3 और चाहिए होंगी, रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो सर यहाँ पर भी आपके पास 3 और चाहिए होंगी। यहाँ पर सर ऑलरेडी आप जानते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ पर सर आप ऑलरेडी जानते हैं 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन एक ही आती है, 3D में भी एक ही रिएक्शन आती है, और 6 रिएक्शन बनाने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए एक आपको, मतलब 5 और जरूरत चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आर डैश ही आपको बता देता हूँ। हम कहेंगे कि सर आर डैश जो होगा ये होगा सरकार 3 प्लस 0 प्लस 5, हम कहेंगे 11 सर हो जाएगा आर डैश। अब आते हैं सर नंबर ऑफ कट। कट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक कट यहाँ पे लगाता हूँ सर तो काम नहीं होगा, एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्त। इससे क्या हुआ कि सर इतना जो पोर्शन है इसके साथ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कट लगाया आपने। एक कट यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा सर, इससे क्या हुआ सर, इतना जो पोर्शन है इसके साथ आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक कट और लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब हिंज मत लीजिएगा, जब कट लगाते हैं आप हिंज को कंसिडर दिमाग में मत रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि हिंज हो गया तो कहीं इस पे कोई छेड़खानी नहीं जी। जब कट सोचते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिर कट के बारे में, तो उसके बारे में, हिंज के बारे में। इतना वाला पोर्शन इस वाले सपोर्ट के साथ आ गया, और अगर आप देखेंगे तो इतना पोर्शन इस सपोर्ट के साथ आ गया। तो दोस्तों अब बड़ा बेहतरीन चीज से हमने, बेहतरीन तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से समझ दिया है कि सर जो कट होने वाला है वो होने वाले हैं 4। कितने कट होने वाले हैं दोस्तों? 4 कट होने वाले, 1 2 3 4, है ना। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो अब तो आराम से आ जाएगा जी, अब तो क्या दिक्कत है। लेकिन सर एक गलती कर दी, ये 11 नहीं होंगे सर, ये है ना जो 11 नहीं होंगे। 11 तो आपने आसान वाले किए, अभी 11 किए आपने ये वाले, ये जो है आर डैश। हमको अभी इसका भी तो देखना है, अरे बालक ये भी तो देखोगे अभी ये वाला। इसके लिए क्या करना होता है सर, हमारे पास क्या होता है तरीका, 3m-1, इसकी बात कर रहा हूं। m कितने मेंबर जुड़ रहे हैं सर? 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर, तो 3 मेंबर जुड़ रहे हैं सर। मेंबर का मतलब नंबर ऑफ मेंबर मीट, तो 3-1 2 होता है, 2 3 6, तो 6 यहाँ का हो गया आर डैश, तो 6 यहाँ का हो गया। इसकी बताओ अब बात, यहाँ पर के लिए बताओ सर, यहाँ पर भी 3 ही मेंबर जुड़ रहे हैं, तो वही काम हो जाएगा फिर से क्या कि सर 3m-1, तो हम बोलेंगे सर फिर से m मेंबर 6 ही मिल रहे हैं, तो सर 6 हो जाएगा, मतलब 3 मेंबर मिल रहे हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ एक मेंबर यहाँ से जुड़ रहा है सर, एक मेंबर यहाँ से जुड़ रहा है, 2 मेंबर मिल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, 3m-1 मेंबर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 2, और गुणा करोगे तुम 3 से, 2 में से 1 गया के, तो यहाँ पर हो जाएगा सर, यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर, 3 मेंबर आपके मिलेंगे। तो अब आर डैश कंप्लीट हो जाएगा सर। क्या क्या हो जाएगा, एक तो 6 इधर वाला, ये वाला, एक 6 ये वाला, और एक 3 ये वाला। तो अब बोलेंगे सर कितना हो रहा था, यहाँ तक 11 हो गया था, 11 और 6 17, 17 3 20, और 20 से 6 26, तो 26 हो रहा आर डैश। ये तरीका है मेरा एक समझाने का ना आपको, ये मैंने खुद ही बनाया ये क्वेश्चन कि आपके थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाए। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर ना ds इज इक्वल टू, जोड़ सही रहा हूं मैं, ठीक है 26 हो गया। तो सर 6 इंटू कट माइनस 26, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 6 को 24 माइनस, तो ये माइनस का आ रहा है इस तरह से ना, तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, आना आ सकता है। जब माइनस ds माइनस का आता है ना उसको अनस्टेबल कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर, ये हमारे पास स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का चैप्टर भी है। ds जब आपके पास जब नेगेटिव होता है तो उसको अनस्टेबल भी कहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट कंडीशन भी देखनी होती है, फिर ऐसा नहीं है कि देखते हम बता देंगे। यहाँ तक कोई समझ रहे हैं सब लोग? कोई ठीक है सर, आगे बढ़े। चलो जी, अब मेरी जो आज की कहानी है वो ये है, सुनना ध्यान से। ds फॉर बीम,
DS फॉर बीम। हालांकि DS फॉर बीम के लिए बहुत आसान तरीका है, एक फॉर्मूला है। जब हम DS निकालते हैं बीम के लिए दोस्तों, एक्चुअली में बीम के केस में ना ये DS जो होता है ना, ये DSE होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीम के केस में जो DS होता है वो DSE ही होता है, बराबर ही होते हैं एक्चुअली में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं DS का ही फॉर्मूला लिखूंगा। दोस्तों सभी लोग जो है ना अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा क्लास को। तो बीम के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, जितने भी कॉन्सेप्ट किए, वो बीम के लिए किए। DS मैं DK नहीं सिखाया आपको, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमेसी नहीं सिखाया है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमेसी सिखाया DS। तो DS फॉर बीम, DS फॉर बीम की बात हो रही है दोस्त, तो ध्यान से देखते रहिए आप। क्या होगा ना, सबसे पहले हमारे पास तरीका ये होता है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। पहले तो हम लिखेंगे सपोर्ट रिएक्शन, और फिर होगा नंबर ऑफ रिएक्शन रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले होगा नंबर ऑफ, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन लिख ही देता हूं मैं, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। इसमें से माइनस करेंगे क्या सर, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट अप्लाइड टू मेक कैंटिलीवर। नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, टू मेक नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, आता भी नहीं है, इतने जल्दी समझ आता भी नहीं है भाई। तुमको क्या हल्के में लग रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस? तुम्हें मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आसान है, आसान है भी आसान, लेकिन तुमको एक एक चीज को पहले ध्यान से समझना। तो हमने लिखा है DS इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर। कहने का मतलब है कैंटिलीवर बनाने के लिए कितनी रिएक्शन, खैर वो समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन में समझाऊंगा, घबरा मत आप दोस्तों। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ पाओगे। तो एक एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल या क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कोई कैंटिलीवर बीम है सर, कोई ऐसा है कोई बीम, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक एक चीज को समझना। और यहां पर दोस्तों एक सपोर्ट यहां पर है, रोलर सपोर्ट, और एक सपोज दैट यहां पर भी रोलर सपोर्ट है। ये बीम है, ऑब्वियसली कैंटिलीवर बीम भी नहीं कहेंगे, लेकिन बीम कहेंगे। एक्चुअली में कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि दोनों एक जगह फिक्स्ड होता है, दूसरी जगह आपका फ्री होता है। तो ये कैंटिलीवर बीम तो कतई नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कैंटिलीवर बीम है, तो ये कैंटिलीवर बीम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये वाला सपोर्ट नहीं होता, एक ही सपोर्ट होता, इधर रोलर होता, तो तुम कह सकते थे इसका नाम होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इसका नाम होता है क्या, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं आप, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तरीका बता रहे हैं आपको कि बीम के लिए बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीका है कि बीम, जैसे फ्रेम के लिए सीखा आपने, देखो फ्रेम के लिए कितना आसान था, ऐसे ही बीम के लिए भी बहुत आसान है, घबराओ मत आप। हमने कहा है कि सर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर, क्या है भाई ये? तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं दोस्तों। ये कोई बीम है आपके पास, एग्जाम, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये SSC में था या किसी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस में था ये क्वेश्चन। तो ये सारे एग्जाम्पल जो भी करा रहा हूं एग्जाम के जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, घबराओ मत आप। कोई तुम में से अगर जानता है इसके जवाब तो जवाब कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पहले एक एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगा क्या तरीका है। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखना होता है, पहले ये क्या चीज है सर, फॉर्मूला यही याद करना है। इसको शॉर्टकट में मैं लिखता हूं SR माइनस RR रिएक्शन रिक्वायर्ड, ऐसे लिखता हूं मैं इसको। DS इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन माइनस रिएक्शन या रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, ऐसे लिखता हूं मैं शॉर्टकट में। बात वही है, शॉर्टकट का क्या है, ये इसी चीज को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, सपोर्ट रिएक्शन माइनस रिएक्शन रिक्वायर्ड या रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर, समझ जाना। खैर दोस्तों सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा को मुझे समझाओ। इस हिस्से को समझाने के लिए आप बोलोगे सर एक रिएक्शन यहां पर आती है क्योंकि ये फिक्स्ड है, सर एक हॉरिजॉन्टल आती है क्योंकि ये फिक्स्ड है, और एक मूवमेंट की रिएक्शन आती है क्योंकि ये फिक्स्ड है। ऐसे ही मैं कहूंगा कि सर क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है
तो एक रिएक्शन आपकी वर्टिकल आएगी। ऐसे ही मैं कहूंगा कि सर एक रोलर सपोर्ट ये है, तो हम कहेंगे कि सर एक रिएक्शन वर्टिकल आएगी। तो अब आपको टोटल अगर रिएक्शन मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट रिएक्शन टोटल कितनी है, तो आप तुरंत जवाब कर सकते हैं कि सर टोटल सपोर्ट रिएक्शन जो है वो कितनी है। टोटल सपोर्ट रिएक्शन मैं कहता हूं तो 3 यहां पर हो गई, 4 ये हो गई, 5 हो गई, तो मेरे पास जवाब आता है 5। तो पहला हिस्सा आप कर चुके हैं, लेकिन सर यहां पर ये वाला हिस्सा भी तो करना पड़ेगा, इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर, नहीं रिएक्शन रिमूव्ड होता है, रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं, रिएक्शन रिमूव्ड होता है दोस्त, मैंने गलत लिखा दिया, रिएक्शन रिमूव्ड होता है ना। यहां पर सबसे पहले एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये वाला जो होता है ना नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड होगा, रिमूव्ड लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे कि क्या कर दिया सर, रिएक्शन रिमूव्ड ये होता है। और यहां पर होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक कैंटिलीवर, बस। तो यहां पर थोड़ा सा मैं एक बार फिर से इसको, पहला एग्जांपल है तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, हालांकि दूसरा तरीका है, ये जो मेरा दूसरा तरीका है इससे भी बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं फॉर्मूले के आधार पर बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। डीएस में सेकंडों में इसका निकाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सपोर्ट रिएक्शन करो, सपोर्ट रिएक्शन में से फिर आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालो, वैसे मैं निकाल सकता हूं इसका डीएस आरामी से। खैर वो बात की बात है, अभी फिलहाल मैं आपको फॉर्मूले के आधार पर बता रहा हूं। तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि सर इसको आर आर कहता हूं मैं, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड। यहां पर मैं इसको अब सही कर देता हूं, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड होता है, ये होता है सर। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट अप्लाइड, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, रिस्ट्रेंट अप्लाइड टू मेक कैंटिलीवर। अभी भी समझ नहीं आ रहा सर क्या कहना चाहते हो आप, मैं बता देता हूं सर। सबसे पहले तो यहां पर कैंटिलीवर बनाने के लिए नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड, हमें मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कैंटिलीवर कैसे बनाऊं, मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस बीम को, जो भी बीम आपको दिया है, कैंटिलीवर कैसे बनाऊं। मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, सब फील हो जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर, सॉरी सर जी फॉर द रूड बिहेवियर, कोई बात नहीं यार, मैं भूल जाता हूं सब कुछ, इधर फोकस करो पढ़ाई लिखाई पर। मैंने क्या कहा है कि सर यहां पर हमको सबसे पहले रिएक्शन रिमूव्ड करना है, लेकिन किसका करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कैंटिलीवर बनाना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मुझे कैंटिलीवर बनाना है। किसको, बीम को, जो भी बीम दिया है, जो भी बीम दिया है उसको कैंटिलीवर बनाना है। देखो मेरा मकसद यह है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मैं आपको जो है ना बहुत बड़ा 30 मार्क, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 30 मार्क हाँ बना दूं या आपको बहुत बड़ा रिसर्चर बना दूं स्ट्रक्चरल, नहीं। मेरा सवाल यह है कि मैं आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे क्वेश्चन करने की ताकत देने वाला हूं यहाँ पर। तो इसलिए मैं जितने हथकंडे मुझे आते हैं मैं सब बताऊंगा आपको, घबराओ मत आप। मैंने आपको फ्रेम के लिए तैयार कर दिया, अब बीम के लिए तैयार कर रहा हूं, उसके बाद ट्रस के लिए तैयार करूंगा डीएस निकालने के लिए, घबराओ मत आप। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है सर, मुझे कैंटिलीवर बनाना है। तो कैंटिलीवर बनाने के लिए सर आपके पास ये चीज तो एडिशनल हो गई ना, ये चीज एडिशनल हो गई ना। कैंटिलीवर का मतलब जानते हो कि एक जगह फिक्स्ड एक जगह फ्री, तो इन दोनों को तो हटाना पड़ेगा ना ये। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास एक रिएक्शन यहां पर आता है, एक रिएक्शन यहां पर आता है, तो हम बोलेंगे सर हमारे पास रिएक्शन रिमूव्ड कितनी हुई, रिएक्शन रिमूव्ड कितनी करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे सर 2 रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेंगी, 2 रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेंगे और काम हो जाएगा। इतने से ही हमारा कैंटिलीवर बन गया, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब मैं ये दोनों रिएक्शन रिमूव कर दूं दोस्तों, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों रिमूव कर दूं, रोलर के दोनों रिएक्शन, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा समझो कि दोनों रोलर को मैं हटा दे रहा हूं, तो भाई साहब बन गया ना ये ऐसा। अगर दोनों रोलर को हटा दूं तो बन गया ना कैंटिलीवर। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, किसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास रिएक्शन अप्लाइड टू मेक कैंटिलीवर, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। तो हमें क्या बोलेंगे यहाँ पर डीएस 0 हो जाएगा, मतलब जो रिएक्शन जो अप्लाइड करनी थी एडिशनल कैंटिलीवर बनाने के लिए वो तो जरूरत पड़ी नहीं। तो हम कहेंगे कि सर डीएस हो जाएगा ना आर आर माइनस आर ए, दैट मीन्स
2 तो हो गया जो आपने रिमूव करी है, और आर ए अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो हमारे पास डीएस का आंसर आ गया सर 2 यहां पर। अभी हो सकता है कि इस चीज में घबराहट हो, एक वाले में अभी भी घबराहट हो सकती है, मैं जानता हूं कि रिएक्शन अप्लाइड समझ नहीं आ रहा होगा, ये तो समझ आ गया होगा रिमूव्ड, लेकिन अप्लाइड में भी दिक्कत होगी, मुझे पता है अप्लाइड में भी दिक्कत होगी, मैं समझाता हूं इसका मतलब आगे। दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हिंज सपोर्ट है सर, देखते रहिए आप, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामों के हैं। इसको आप क्या कहते हैं? यहां पर सर एक आपके पास रोलर हो गया सर, यहां आपने क्या क्या लगा दिया, ये रोलर लगा दिया सर, क्या लगा दिया, रोलर लगा दिया सर। यहां पर बताओ डीएस क्या होना चाहिए, यहां पर बताओ डीएस क्या होना चाहिए, डीएस फॉर दिस बीम। वैसे तो इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एक्चुअली, लेकिन मेरे तरीके से जो मैंने आपको पीछे यहां पर समझाया, इस तरीके से मुझे इस फिगर का, इस सिंपली सपोर्टेड बीम का डीएस निकालो। वैसे मैं लास्ट में, घबराओ मत, आपको एक इतना बेहतरीन इलाज बताने वाला हूं ना डीएस निकालने के लिए, बीम का डीएस निकालने के लिए कितना बेहतरीन इलाज देने वाला हूं ना, जो कि आपका ट्रिक होगा, वो ट्रिक होगा, लेकिन पहले कन्वेंशनल सीखो। शुरू करें फिर, चलो फिर शुरू कर देते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपसे क्या वादा किया था कि सर मुझे ना एक एंड पे ना फ्री होना चाहिए कैंटिलीवर बनाने के लिए। देखो मान लेते हैं कि डीएस मैंने बोला रिएक्शन रिमूव टू मेक, रिएक्शन रिमूव करने हैं, कैंटिलीवर दिमाग में है हमारे पास, और रिएक्शन अप्लाइड, ये है सर फॉर्मूला डीएस का फ्रेम बीम के लिए। दोस्तों अप्लाई तो बात की बात है, पहले रिमूव तो देखो, ये वाली एडिशनल चीज नहीं दिख रही है आपको? अरे ये वाली एडिशनल चीज दिख रही है, ये वाला जो रिएक्शन है ये तो अच्छी चीज थोड़ी है, यहां तो फ्री होना चाहिए एक साइड। तो हम बोलेंगे सर एक रिएक्शन जो है ना आर आर, एक रिएक्शन हमें रिमूव करनी पड़ेगी, 100% रिमूव करनी पड़ेगी यहां से। आप बोलोगे सर इसको भी कर दे, अरे इसको कर दोगे तो कैंटिलीवर कैसे बनेगा? लेकिन सर यहाँ पे ना ये देखा आपने कि एक रिएक्शन तो रिमूव करनी पड़ेगी, अगर मैं इसको हटा दूं तो फ्री हो गया, इसको रिमूव कर दिया तो इसको फ्री हो गया, ये वेरी गुड। लेकिन सर कैंटिलीवर बना कहां है भी? इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए दोस्त, अगर मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कैंटिलीवर बने, इसको फिक्स बनना चाहिए, फिक्स बनना चाहिए। ऑलरेडी आप जानते हैं कि सर यहां पर रिएक्शन कितनी होती है, ये क्योंकि हिंज सपोर्ट है तो एक रिएक्शन ये आती है और एक आती है ऐसे। अरे आप, मैं अलग से समझा देता हूं आपको कि सर ये है तुम्हारे पास ऐसा हिंज सपोर्ट है ये, और इसको पास, इसके पास जो रिएक्शन आती है एक ऐसा और एक ऐसी रिएक्शन आती है, और मुझे ये फिक्स्ड बनाना है, क्योंकि कैंटिलीवर बनाना है मुझे, ओवरऑल बीम को कैंटिलीवर बनाना है। तो हम बोलेंगे सर अगर आप कैंटिलीवर चाहते हो ना, कैंटिलीवर चाहते हो तो एक मूवमेंट की रिएक्शन भी आनी चाहिए, और मूवमेंट की रिएक्शन तभी आएगी जब इसको सर ना फिक्स बनाओगे आप। इसको क्या करोगे सरकार? जब इसको फिक्स बनाओगे सर आप ऐसा 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 करके, तो भाई साहब यहां पर एक रिएक्शन आपको अप्लाइड करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर अगर आप एक रिएक्शन अप्लाइड नहीं करोगे ना तो आपका ये ना बन ही नहीं पाएगा फिक्स्ड। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर एक रिएक्शन और अप्लाइड करनी पड़ेगी। तो जब आप एक रिएक्शन और अप्लाइड करोगे यहां पर, तो हम बोलेंगे सर एक रिएक्शन और अप्लाइड जब आप करोगे तो इस वजह से ये कैंटिलीवर बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, यहां पर ऑलरेडी हिंज था और हिंज पर 2 ही रिएक्शन होती हैं, इसलिए आपको जो है ना, क्योंकि पूरा बीम कैंटिलीवर बनाना है, वहां से तो आपने रिमूव एक रिएक्शन कर दी, वहां फ्री कर दिया। यहां फिक्स करने के लिए ऑलरेडी हिंज था तो एक रिएक्शन और लगेगी जिससे कि वो फिक्स हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर रिएक्शन अप्लाइड ऑन दिस ज्वाइंट, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम बोलेंगे सर रिएक्शन अप्लाइड 1, तो ds इज इक्वल टू, फॉर दिस केस ds इज इक्वल टू 0, ds इज इक्वल टू 0। लेकिन दोस्तों इसका एक बेहतरीन तरीका बताता हूं मैं आपको, एक और तरीका। जब आपके 6 बीम में आपको आगे पढ़ा रहा हूं आपको 6 तरह के बीम, उसमें एक बेहतरीन तरीका होता है, वो होता है अननोन माइनस नोन वाला। अगर आपको ये वैसे तो दोस्तों मैं तो कहूंगा यही तरीका याद रखो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे कि कभी भी, क्योंकि दोस्तों ना ये तो तुम्हारा सिंपल केस है, सिंपल वाले 6-7 केस होते हैं, वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा कौन कौन से हैं। उसमें आप जो ट्रिक है ना
वो ट्रिक लगा सकते हैं, जो मेरी ट्रिक है वो लगा सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ना, ये ट्रिक हर जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कभी कभी यहाँ पर इंटरनल हिंस दे दे, इसी बीम में क्या कर दे कि यहाँ पर इंटरनल हिंस दे दे, तो तुम्हारी ट्रिक जो है ना धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ट्रिक जो लगती है आपके नॉर्मल केसेस में लगती है, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, रिएक्शन रिमूव आपने यहां से एक कर दिया, अप्लाइड सर क्योंकि हमारे दिमाग में कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बनाना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर एक और जोड़ दिया, आपके डीएस क्या हो गया 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं दोस्त, ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। ट्रिक ये कहता है कि डीएस इज इक्वल टू, बीम के लिए कह रहा हूं, अननोन फोर्सेस, अननोन फोर्सेस या रिएक्शन जो भी आप कहें, माइनस नोन रिएक्शन या फोर्सेस जो भी आप कहें। आप बोलोगे सर क्या बात हो गई है, हर जगह तो आप फॉर्मूले फॉर्मूले दिखाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ना हमेशा के लिए दोस्तों, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला भी जरूर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ना कभी कभी इसी से जो है ना आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं इजिली, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं बता देता हूं अननोन क्या है। अननोन का मतलब इनडायरेक्टली कुछ और नहीं है सर, अननोन का मतलब होता है सपोर्ट का रिएक्शन, टोटल सपोर्ट रिएक्शन। हम बोलेंगे सर नोन का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे नोन का मीनिंग क्या है, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहा हूं आपके। नोन का मतलब होता है सर नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जिसमें हमारी ये तीन होती हैं सर। आपने पढ़ा भी होगा, हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं, तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया। दूसरा, जब आप वर्टिकल कोई भी फोर्स निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, तो आप बोलते हैं समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एफ वाई इज इक्वल टू 0। और जब मूवमेंट निकालते हैं किसी पॉइंट पर, किसी के अबाउट, तो आप बोलते हैं समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों क्या है, इनको बोलते हैं आप नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तीन हो गए आपके हमेशा के लिए। मैं 2D की बात कर रहा हूं अभी, घबराओ मत, बीम में आप 2D पढ़ते हैं, बीम में केवल 2D केस पढ़ते हैं आप, तो ऑब्वियसली आपके तीनों इक्वेशन जो होंगी हमेशा के लिए क्या हो गई, एक तरह से कांस्टेंट हो गई। तो ये बात आपकी जो है नंबर ऑफ ये नोन रिएक्शन है, ये हमेशा के लिए क्या हो गए सर, तीन ही होंगे हमेशा, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ मूवमेंट। मानते कि नहीं मानते हो, एक सेकेंड। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन पर आऊं मैं, तो सर अननोन रिएक्शन कितनी है तुम बताओ। जैसे इस क्वेश्चन पर आऊं मैं, तो मेरे पास ऐसा था फिगर सर, ये सर हिंज सिंपली सपोर्टेड बीम, यही तो था, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करो, इसी केस की बात कर रहा हूं मैं, अलग कुछ बात नहीं कर रहा। तो सर हम सपोर्ट रिएक्शन को देखें तो एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहां पर हम कहेंगे कि सर एक वर्टिकल यहां पर, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन बताओ सर। डीएस इज इक्वल टू, सर हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अननोन रिएक्शन मतलब टोटल सपोर्ट रिएक्शन। अननोन मतलब जो हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इनकी वैल्यू पता नहीं है, इनकी वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि होती इतनी है, नंबर तो पता लग जाएगा ना, वैल्यू नहीं पता है। तो हम बोलेंगे सर कितनी हो गई सर टोटल, एक हॉरिजॉन्टल यहां पर, एक वर्टिकल यहां पर, एक यहां पर, तो तीन रिएक्शन हो गई। नोन जो हमें ऑलरेडी पता है सर कितने हैं सर, तीन, तो हम बोलेंगे सर डीएस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मैंने क्या गलत बात करी थी, कोई मैंने कोई यहां पर कोई गलत बात करी थी क्या, आपको कोई पाप किया था, तो बिल्कुल नहीं किया था दोस्त। यहां पर डीएस भी आपका 0 आ गया और वहां पर भी डीएस 0 आ गया। बात को समझ रहे हो, कितना आसान तरीका है, समझ रहे हैं चीजों को। तो ये है तरीका। हालांकि मैं ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपको 6 केसेस होंगे, उन 6 केसेस पे लगाऊंगा भी आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा इस
दोस्तों अभी आया शायद मैसेज, देखना कब का है, बच्चे ने किया था अभी का। कहाँ से नहीं आई भाई आवाज? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो देखो कोई बात नहीं, इसे देख लो। यहां से अगर हम देखें दोस्तों तो ये तुम्हारे पास हिंज सपोर्ट था पहले, ये तुम्हारे पास हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास तरीका है मतलब फॉर्मूला निकालने का जो है डीएस निकालने का, रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड। और दिमाग में क्या है, दिमाग में कि कैंटिलीवर बनना चाहिए। तो रिएक्शन रिमूव्ड किस हिसाब से करनी है, कैंटिलीवर बनाना है। पहले इसको इसको इसके रिएक्शन को हटा दो। तो सर यहाँ पर दो रिएक्शन आती है क्योंकि हिंज है, तो दो इसकी हटा दी, एक इसकी हटा दी, एक इसकी हटा दी, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फ्री बन गया यहाँ से। तो 2 3 और 1 4, तो रिएक्शन रिमूव कितनी कर दी हमने, 4। उसके बाद फिक्स बनाना भी तो है, यहाँ पे तो हिंज था ना, फिक्स बनाना भी तो है। तो उसके लिए हमें एक और अप्लाई करनी पड़ेगी, रिमूव नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया रिएक्शन अप्लाई टू मेक कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या, फिक्स। मतलब यहाँ पर जब फिक्स बनाना है तो उसके लिए एक और एडिशनल लगेगी। तो हमने बोल दिया सर एक ही लग रही है और वो भी यहाँ पे लग रही है। तो परफेक्ट तरीके से अब ये क्या बन गया, फिक्स बन गया। तो फिक्स बना दिया आपने इधर और इधर फ्री कर दिए, तो पूरा का पूरा बीम बन गया अब कैंटिलीवर। क्या बन गया सर, कैंटिलीवर। तो हम बोल सकते हैं कि सर डीएस जो आ गया ना इस केस में कितना आ गया, 4 - 1 मतलब 3 आ गया सर। इस तरीके से करना है दोस्तों, ये करना है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ये तो नॉर्मल वाले केस है भी, ये तो मैं नॉर्मल वालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसमें भी एक इंटरनल हिंज वाला भी होगा, लेकिन इंटरनल हिंज वाला केस में बाद में बताता हूँ, पहले आप ही समझो। समझ गए बात को, वेरी गुड। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं इस केस में एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। मान लेते हैं कि सर इधर ऑलरेडी फिक्स्ड है, या फिक्स का मैं इसको और थोड़ा सा वो कर देते हैं, चलो फिक्स ही कर देते हैं। और यहां पर एक रोलर सपोर्ट इधर दे रखा है, एक रोलर सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ऐसा दे रखा है। अब घबराते हो क्या इन बातों से, इन बातों से घबराते हो? अगर आपसे अब दे दिया जाए कि बताइए डीएस बताइए, घबराते क्यों आप? सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, रिएक्शन रिमूव्ड। सबसे पहला सवाल यह है कि रिमूव्ड कितना करना है, और फिर रिएक्शन अप्लाई टू मेक कैंटिलीवर। तो सर मुझे लगता है कि कैंटिलीवर तो बन ही जाएगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने, क्योंकि इधर वाला जो सपोर्ट है फिक्स्ड है ऑलरेडी। हिंज होता, रोलर होता तो फिर उस हिसाब से फिर अप्लाइड करनी पड़ती है आपको फिक्स बनाने के लिए, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। रिएक्शन अप्लाई कितनी होंगी और रिमूव कितनी होंगी, देखो 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन, एक रिएक्शन, एक रिएक्शन और 2 रिएक्शन, तो कितना हो गया सर, 2 3 4, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 7। हम बोलेंगे सर रिएक्शन रिमूव जो है 7 करनी पड़ेगी, लेकिन अप्लाइड कुछ नहीं करना पड़ रहा है। देखो ना, अगर आप बोलेंगे केवल सीधे सीधे कि सर मैंने इतनी सारी रिमूव कर ली, तो भैया रिमूव कर ली तो क्या दिक्कत है, सारी के सारे रिमूव हो गए और ऑलरेडी ये फिक्स्ड है, तो आपका बन गया कैंटिलीवर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया सर, ये 0 हो गया। तो ds इज इक्वल टू क्या बना सर, हमारे पास 7 हो गया। ये आंसर हो गया आपके पास, काम खत्म। अब हमारे पास थोड़ा सा एडिशनल कुछ केसेस होते हैं सर, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई इस बीम में कहीं कैंटिलीवर वो हो जाए, मतलब हिंज हो जाए, इंटरनल हिंज, तब क्या करोगे? इंटरनल हिंज हो जाए तो तब क्या करोगे? इसके लिए क्या उपाय है बताओ, इसके लिए क्या उपाय है तो मैं बता देता हूं, घबराते क्यों। इंटरनल हिंज का केस देखते हैं। ds फॉर बीम विद इंटरनल हिंज केस, इंटरनल हिंज केस मतलब कि अब मैं वो केसेस डील कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, मतलब वो केसेस को डील करेंगे, उन क्वेश्चनों को जिनमें इंटरनल हिंज भी हो। अभी तक आपके नॉर्मल तरीका था सर, आप देख रहे होंगे कई बार मैंने इंटरनल हिंज नहीं बताया आपके पास। अब आते हैं इंटरनल हिंज वाले, तो आपको एक सिंपल केस आपको पहले बता देता हूं सर। क्वेश्चन पहले एक पहला करा देता हूं इंटरनल हिंज वाला। मैंने क्या कहा सर, यहां पर एक सपोज दैट फिक्स्ड है, फिक्स्ड हो गया। यहां पर मैं कहूं
कि सर फिक्स्ड हो गया इधर, यहां पर मैं कहूं कि इंटरनल हिंज, तो मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। यहां पर एक इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज का मतलब है ना वो, तो इंटरनल हिंज का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा सेटअप है, देखो ये है बीम माना, ये देखो ये बीम था, और इस पॉइंट पे देखना जहां पे मेरा अंगुलियां टच हो रही है, तो यहाँ पर इंटरनल हिंज है। तो इस पॉइंट से ना ये बीम ऐसा भी उठ सकता है और ऐसा भी उठ सकता है। कहने का मतलब है ना, ये बीम ऐसा भी उठ सकता, नीचे गिर सकता है और ऐसा भी उठ सकता है। ये होता है इंटरनल हिंज का मतलब। अरे मूव नहीं होगा, मतलब इधर उधर कहीं जाएगा नहीं, लेकिन हाँ रोटेट हो सकता है। हिंज का मीनिंग वैसे भी आप जानते हैं ना, हिंज का मीनिंग क्या होता है, रोटेशन अलाउ, वही कहने का मतलब है। समझ गए? चलो ठीक है, आप समझ गए। यहां पर सपोज दैट सर एक रोलर मैंने यहां लगा दिया, देखते रहिए दोस्त, एक रोलर मैंने यहां लगा दिया और एक हिंज मैंने यहां लगा दिया। अब बस पहले आसान केस, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। पहले आपका ये आसान केस मैंने बता दिया। सरकार ये है बीम। अब इस बीम को कोई नाम तो आप दे नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कोई कैंटिलीवर बीम है, अभी ना ही कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ना ही कोई आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये कोई बीम है ही नहीं अभी। लेकिन इसमें आपके सपोर्ट कंडीशन है वो आपको दिख रहा है साफ साफ। हमारे दिमाग में होता क्या है सर, दिमाग में होता है कि हमको कैंटिलीवर बनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैंटिलीवर बनाना है तो सर बीम को कैंटिलीवर बनाएंगे कैसे? तो सर सबसे पहले तो डीएस का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। डीएस इज इक्वल टू रिएक्शन रिमूव्ड। पहले तो जवाब सवाल क्या है दिमाग में, रिएक्शन रिमूव्ड, हटा दो। हटानी कौन कौन सी है वो मैं आपको यहां पर से समझा दे रहा हूं। लेकिन सर कुछ रिएक्शन आपको अप्लाइड भी करनी पड़ेंगे, यहाँ पर माइनस रिएक्शन अप्लाइड करनी पड़ेंगी टू मेक कैंटिलीवर। दिमाग में वही चीज है सर, फिर से सर टू मेक कैंटिलीवर। वेरी गुड। अब इधर देखो सर रिएक्शन कौन कौन से रिमूव करनी पड़ेंगी, देखते रहिए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें ना तो सर एक रिएक्शन यहां पर आएगी, आप सभी लोग समझदार हैं अब तो। एक रिएक्शन क्योंकि हिंज है तो एक ऐसी आएगी, तो दो यहां पर हो गई। सर एक यहां वाली भी रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर एक आती है। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा सर इसका इलाज क्या करें, ये जो नई चीज है इसका इलाज क्या करे, इसमें रिमूव्ड वाला पोर्शन में आएगा या अप्लाइड वाले में आएगा? ये सब के सवाल होता है दिमाग में शुरुआत में। मैंने भी जब सीखा था मेरे भी था, आपके भी होगा। तो दोस्तों यहां पर जो सवाल है कि सर ये रिमूव्ड में आएगा या अप्लाइड में आएगा, तो मैं बता देता हूं क्या आएगा। इसके पीछे का ट्रिक समझो और लॉजिक को समझो। लॉजिक ये है सर कि ये ऑलरेडी ना ये बीम जो है ना रिजिड नहीं है, इस पॉइंट पर रिजिड नहीं है। जैसे अगर आप यहां पर उठा के देखें, इस पॉइंट पर देखें तो परफेक्टली बीम कहीं जा नहीं सकता, ऐसा वैसा कहीं जा नहीं सकता। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास हमको कैंटिलीवर करना है, तो कैंटिलीवर करने के लिए क्या होना चाहिए, बीम ऐसा होना चाहिए प्योरली। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करना हो, लॉजिक को ट्रिक को समझना। मैंने कहा मेरे दिमाग में होना चाहिए कैंटिलीवर, कि मुझे कैंटिलीवर बनाना है इस बीम को प्योरली। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा हथकंडे आपको बता दिए कि सर यहां से ये वाला हटा दें, ये सपोर्ट हटा दें, सपोर्ट हटाने का मतलब रिएक्शन हटा दें, दो यहां से हटा दी सर, ये वाला सपोर्ट मतलब इसको रिएक्शन को हटा दें। तो हम कहेंगे कि सर तीन रिएक्शन तो मैंने हटा दी। सीधे सीधे आप देख रहे होंगे कि रिएक्शन रिमूव अगर आप देखेंगे तो दो वहां से उस हिंज की बात हो रही है और एक रोलर की बात हो रही है, तो तीन रिएक्शन आपने हटा दी, रिएक्शन रिमूव तीन कर दिया आपने। लेकिन दिक्कत ये है सर अब यहां पर इसका इलाज क्या करूं मैं, ये अप्लाइड में आएगा ये रिमूव्ड में आएगा, ये है ना सवाल। तो मैं बता देता हूं तरीका क्या है दोस्तों। पहले तो लॉजिक को समझो। यहां पर इस पॉइंट में इंटरनल हिंज का मीनिंग क्या होता है कि ये जो है ना बीम ऐसा आ सकता है, इसके अबाउट ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा ही ये वाला पार्ट ऐसा भी जा सकता है। अरे दो चीजों में से एक ही तो काम होगा। जैसे मैंने इधर वाला पोर्शन कहा, इधर वाला पोर्शन या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, दोनों एक साथ, तो इधर वाला पोर्शन एक साथ ऊपर नीचे तो जो नहीं सकता, या तो ये नीचे ही होगा या तो ऊपर ही होगा। तो मैंने कह दिया कि ऊपर नीचे हो गया। या मैं इसको कहूं ये वाला पोर्शन या तो ये नीचे होगा या तो ऊपर होगा, होगा तो एक ही साइड ना। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि सर ये दोनों सपोर्ट जो है ना दोनों जगह से ऐसा हो सकता है। तो हम कहेंगे कि सर ये तो भैया फिक्स्ड है ही नहीं, आप मजे मजे में कह रहे हो कि सर आपने ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये ना ऑलरेडी यहाँ पर खतरा है। ये तो तुमने ऐसा रिजिड बना दिया अभी मजे मजे में, रिजिड है कहा ये तो खतरा है, ऐसा भी गिर रहा है ऐसा भी गिर रहा है। अब सवाल ये है कि सर यहां पर रिएक्शन रिमूव्ड करेंगे या अप्लाइड करेंगे। तुम समझो, लॉजिक को पकड़ो कि सर ये कोई पोर्शन, इधर देखो, समझ लो मेरी बात को समझना। ये कोई बीम है और ये बीम इस पॉइंट से ऐसा गिर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है सर, इसको समझो आप,
ये पॉइंट है सर, और या इस पॉइंट पर आपका बीम ऐसे गिर रहा है, तो इस पे जो ऑलरेडी सपोर्ट होगा या जो भी है, जो भी ताकत है, उसको और हटाओगे या और एडिशनल दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है सर। ये मैंने कहा कि ये सर इंटरनल हिंज है, ये इंटरनल हिंज है, और ये इसकी टेंडेंसी ऐसे गिरने की होती है, ऐसी या ऐसे जो भी है। अब इसमें जो आपने यहां पर जो ये बीम की जो अपनी ताकत है, अरे बीम कोई लाइन डायग्राम नहीं होता, बीम में इतना सारा कोई आरसीसी का माना, इतना बड़ा जो है ना वेट होगा कंक्रीट का, स्टील का, तो बीम ये तो तुम डायग्राम में सिखा रहे हो केवल लाइन डायग्राम, तो खुद भी तो रिजिड है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है बीम, तो आप इसमें से रिएक्शन कुछ होगी भी माना, कोई प्रतिरोध होगा भी माना, एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रतिरोध इसका हो भी रहा होगा, इसके लिए उसको हटाने की कोशिश करोगे, या हटाने की कोशिश करोगे, या ये जो गिर रहा है नीचे के लिए ऊपर के लिए, उसको और एक प्रतिरोध देने की कोशिश करोगे, और एक रेजिस्टेंस अप्लाइड करने की कोशिश करोगे ऐसा दिखने के लिए। बताओ, तुम बताओ, सवाल का जवाब करो कि ये तुम्हारा बीम ऐसे गिरने की टेंडेंसी में इस इंटरनल हिंज में, मतलब रोटेशन अलाउ है, तो उसको एक तरह से फिक्सिटी करना, एक रिजिड करना है स्ट्रक्चर को, तो दोस्तों क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, तुम ही बताओ। मैं आपको थोड़ा सा तरीके से बताता भी हूं, मान लेते हैं। है नहीं यहां पर कुछ बताने लायक, कोई बात नहीं, देख लो। तो आपने कहा कि सर यहां पर हमारे पास रिएक्शन अप्लाइड होगा, क्या होगा सर, रिएक्शन अप्लाइड होगा, लेकिन रिएक्शन अप्लाइड होगा कितना, सवाल तो यह है कि रिएक्शन अप्लाइड कितना होगा, सवाल यही हो गया, फंस गया फिर से मामला। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन अप्लाई कैसे निकालेंगे, इंटरनल हिंज तो आपने समझा दिया कि इतना भी मुझे समझ आ गया सर अब बढ़िया से, यहां पर तो अप्लाइड का खेल होगा। तो अप्लाइड का खेल क्या होगा, तो सर अप्लाइड के लिए हमें जो आर डैश है, आर डैश है, जिसको आप रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कह रहे हैं, यहां पर आर डैश बोल सकते हैं, इसको आर डैश बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आर डैश बोलने में मुझे, चलो ठीक है। आर डैश में अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं लिख देता हूं रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, लिख देता हूं मैं यहां पर रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। ये तो मान सकते हो ना रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितना होगा, यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितना होगा, ये तो मान सकते हो, तो मैं बता देता हूं आपको। तो रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड का तरीका जो होता है दोस्तों, अगेन वही वाला केस है M-1। रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड का जो तरीका है वो अगेन M-1 का कॉन्सेप्ट है। M-1 क्या सर, M-1 का कॉन्सेप्ट क्या है सर, क्या समझाया था मैंने आपको कि सर यहां से कितना मेंबर मिल रहा है इस इंटरनल हिंज पे, यहां से इस मेंबर पर कितना इंटरनल हिंज पर कितना मेंबर मिल रहा है। M का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दिस इंटरनल हिंज। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर तो 2 मिल रहे हैं, हम बोलेंगे सर यहां पर 2 मिल रहे हैं, 2 - 1 दैट मीन्स 1, तो हमारे पास एक की और अप्लाइड करने की जरूरत है सर। तो हम बोलेंगे सर रिस्ट्रेंट अप्लाइड कितना करोगे, रिस्ट्रेंट करोगे अप्लाइड 1। अब देखो जरा बड़े मजेदार बात हो गई। अब सबसे पहले रिएक्शन ये वाली रिमूव कर दी, ये वाली रिमूव कर दी, तो रिमूव हो गई तुम्हारी 3 ऑलरेडी। आपको यहां पर जो खतरा था ऐसे गिरने का, इतने गिरने का, उसके लिए आपने गिरने का खतरा था ना, गिरने का खतरा था ना, बीम ऐसे नहीं था परफेक्टली, बीम ऐसे गिर रहा था, ये ऐसा ऐसा जो भी है, तो उसको आपको एडिशनल मजबूती देने की जरूरत पड़ेगी ना। जब रोटेशन हो रहा है वहां पर, तो उसके लिए एडिशनल अप्लाइड करना पड़ेगा ना, रिस्ट्रेंट अप्लाइड करना पड़ेगा ना, मजबूती अप्लाइड करनी पड़ेगी, स्टिफनेस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तरीका बता दिया आपको, उसके लिए तरीका बता दिया। तो इंटरनल हिंज में हमेशा आज के बाद ध्यान रखिएगा, आपको रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, रिस्ट्रेंट अप्लाइड करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और तरीका क्या है सर, वही जो फ्रेम में भी करते थे आप M-1, वही तरीका है सर, कोई नई बात तो है नहीं। तो ये बीम बन गया सर अब परफेक्ट तरीके से ऐसा, इसके लिए अप्लाइड कर दिया आपने, तो आपका इंटरनल हिंज नहीं है, अब आपने वहां पर परफेक्ट ज्वाइंट बना दिया हो, इनको हटा दिया सर, तो ये बन गया सर कैंटिलीवर। तो हम बोल सकते हैं कि सर अब बढ़िया ढंग से DS जो है ना मेरे पास सर 3 - 1 हो जाएगा, जो कि 2 मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 मेरा ऑलरेडी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये मैं नॉर्मल वाले केस बता रहा हूं अभी, इसमें एक वर्टिकल लोडिंग वाला केस भी आता, उसमें फिर ये रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाती है। ये समझ गए आप क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं। इधर देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूं। देखो
मान लेते हैं कि इधर आपके पास ये हिंज सपोर्ट है, ये क्या है सर, हिंज सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के साथ तो आपकी सारी क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें पूर्ण तरीके से। यहां सपोज दैट आपका एक रोलर है, एक रोलर यहां पर भी है सपोज दैट, ओके, और यहां पर हो गया सर हमारे पास हिंज सपोर्ट, ओके। यहां पर एक रोलर और है सरकार, और इसके इस तरफ भी एक इंटरनल हिंज है, रोलर के इस तरफ भी एक इंटरनल हिंज है, और इधर की तरफ भी एक इंटरनल हिंज है सर। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के साथ सारी की सारी दुविधाएं, सारे के सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। इधर इंटरनल हिंज, इधर इंटरनल हिंज, तो इस बीम का डीएस निकालना है सर, इस बीम का क्या निकालना है, डीएस निकाल सकते हो। ये सब क्वेश्चन ना कहीं मॉडिफाइड फॉर्म करके, एग्जैक्ट नहीं भी आए होंगे, मैं कॉन्सेप्ट सारे बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आता एग्जाम में, हो सकता है एक ही तरफ से दे दे इंटरनल हिंज, या दोनों तरफ से दे दे, कुछ भी कर सकता है। मैं तो तुमको सब तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर तरीके से। तो बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप बताइए तुम्हारा क्या तरीका होना चाहिए इसमें, मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें फॉर्मूला जो दिया था मैंने आपको, ds इज इक्वल टू रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड या रिस्ट्रेंट अप्लाइड, ये है फॉर्मूला बीम के केस में। दोस्तों मैंने क्या कहा है, रिस्ट्रेंट अप्लाइड की बात बाद में करेंगे, और ये बात तो मुझे पता है कि पिछले ही वाले सवाल से ये बात तो पता लग गई कि जब जब इंटरनल हिंज होगा वहां पर हमें एडिशनली अप्लाइड करनी पड़ेंगी रिएक्शनों को, और उसके लिए तरीका भी बता दिया मैंने, M-1। तो ये बात तो आपको समझ आ गई है, तो ये आपके घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रिएक्शन अप्लाइड कितनी होंगी सरकार, रिएक्शन अप्लाइड कितनी होंगी, देखो एक रिएक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, रोलर सपोर्ट है सर। यहां पर बताओ, एक रिएक्शन यहां पर रोलर होगी सरकार, एक रिएक्शन यहां पर होगी, और आप जानते हैं कि दो रिएक्शन यहां पर होंगी। तो मुझे बताइए रिएक्शन रिमूव्ड कितनी करनी पड़ेंगी, रिएक्शन रिमूव्ड कितनी करनी पड़ेंगी। तो रिएक्शन रिमूव्ड जो हो जाएंगी दोस्तों, बताइए जल्दी से, रिएक्शन रिमूव्ड जो हो जाएंगी बताइए, बोलिएगा 1 + 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा सर 3 और 2 5, तो हमें रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेंगी। आप जानकारी है ही आपको, देखो 2 यहां से हो गई, एक यहां से हो गई, इसको हटा दो, इस सपोर्ट को, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। ऑलरेडी आप समझ लो, सब लोग समझदार हैं। लेकिन सर अभी कैंटिलीवर कहाँ बना, दिमाग में तो वही है, दिमाग में क्या भरा है सर, कैंटिलीवर, कि कैंटिलीवर बनाना है। तो कैंटिलीवर बनाने के लिए तो भाई साहब पहले इनको मजबूत करो, ये तो गिरते पड़ते जा रहे हैं, ये तो गिरते पड़ते जाते हैं, पता है ना तुमको, ये भी गिरता पड़ता जा रहा है। तो पहले इनको मजबूत करो, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, हमारा मकसद ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे बीम ऐसा बने, कैंटिलीवर बने। तो हमारे पास तो दोस्तों पहले तो परफेक्ट इन दोनों को सुधारो। इनको सुधारने के लिए मुझे लगता है कि एक आ जाएगा यहाँ पर, एक अप्लाइड करना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे बोल दिया आपने, मैं बता देता हूँ। सीधे सीधे आप क्या करोगे सर, 2 - 1 करोगे, वहीं से तो आए, अरे कहां से आए, 2 - 1, 2 - 1 मतलब तो रिस्ट्रेंट अप्लाइड, आप बोलेंगे रिस्ट्रेंट अप्लाइड, फिर से वही कॉन्सेप्ट, M-1, M-1 बोले तो कितना मेंबर मिल रहा है, यहां से 2 मेंबर, तो 2 - 1, तो 2 - 1 दैट मीन्स 1। ठीक, ऐसे सर यहां पर कितना मेंबर मिल रहा है, एक इधर से और एक इधर से, तो हम कहेंगे कि सर फिर से आपके पास यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा कितना बालक, 1। तो अगर मैं कहूं कि रिस्ट्रेंट अप्लाइड, मैं कहूं कि रिस्ट्रेंट अप्लाइड, तो भाई साहब अभी अभी आपको एक तो यहां से मिल गया, एक यहां से मिल गया, कहां से मिला, एक ये वाले से मिल गया रिस्ट्रेंट अप्लाइड, और एक यहां से मिला। अभी भी तुमने ना कि पता है कितना काम कर दिया, अभी भी तुमने इतना काम कर दिया है, इनको मजबूत कर दिया, इसको इंटरनल हिंज को, इसको मजबूत कर दिया इंटरनल हिंज को, 2 जो थे, और इनको सबको हटा दिया, इसको 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 इसको, अभी आपका ये बन गया। ये क्या, ये कैंटिलीवर है क्या, क्या ये कैंटिलीवर है, नहीं है। तो कैंटिलीवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमको इसको फिक्स बनाना पड़ेगा, और एडिशनल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी,
और एडिशनल अप्लाइड करने की जरूरत पड़ेगी एक रिएक्शन। कहां पर? तो यहां पर पड़ेगी सर। हम सब लोग समझदार हैं, हमको यहां पर एक और रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे सर एक तो अप्लाई यहां पर भी करनी पड़ेगी, एक तो रिएक्शन या एक तो रेजिस्टेंट अप्लाइड यहां पर भी करनी पड़ेगी सर। क्योंकि सर अगर यहां पे नहीं करते हैं तो ये ऑब्वियसली फिक्स नहीं होगा, और अगर ये फिक्स्ड नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये कैंटिलीवर नहीं होगा, जो मेरा मकसद है। इसलिए अब जाके हमने परफेक्टली काम कर दिया है, क्योंकि हिंज में 2 रिएक्शन होती है ना, तो कैंटिलीवर फिक्स बनाने के लिए एक और लगेगी सर, तो आपने इसलिए इसको रेजिस्टेंट अप्लाई कर दिया। तो हम बोलेंगे सर ये कितना हो गया सर? 3 हो गया सर, आराम से आ गया सर। ds इज इक्वल टू 5 - 3, तो 2 हो गया सर। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं? तो इंटरनल हिंज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो कुछ ऐसा है। इंटरनल हिंज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, बात को समझ रहे होंगे आप। ठीक है, इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अब मैं थोड़ा सा बीम में और एडवांस में ले जाने वाला हूं आपको। इसमें एक वर्टिकल लोडिंग वाला केस आता है, उसको मैं बाद में डील करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बीम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, और बीम से जुड़ा हुआ एक एग्जाम का क्वेश्चन जो है उस पर भी बात करूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसा आता है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है यूकेपीएससी जेई में भी आया था, और ये एसएससी का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख देगा सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे लिख देगा कैंटिलीवर बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, और फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम यहां पर बोल देगा ओवरहैंग बीम, वो लिख देता हूं मैं इसको। क्या क्या लिखा मैंने? सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, या इसको कंटिन्यूअस बीम लिखो, कंटिन्यूअस बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। बोलेगा विच बीम इज, इन चारों में से विच बीम इज द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, विच बीम इज द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। कैसे पहचानोगे आप? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इसमें लिख देता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम, और लास्ट है सर क्या? ओवरहैंग बीम नहीं, इसमें 3 हिंज आर्च, ऐसे लिख देता है 3 हिंज आर्च आ रखा है क्वेश्चन, और एक है सर 2 हिंज आर्च। क्या बोल रहा हूं? एक ये सारे ये तुम्हारा एसएससी का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा यूकेपीएससी जेई और एई दोनों जगह आया था क्वेश्चन। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट की तरह काम करता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। तो मैं आपके पास उसके लिए हिंट दूंगा, अब घबराओ मत आप, ठीक है ना, टेंशन ना लो, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलो जी शुरू करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो जरा ध्यान से दोस्तों। जब हम बीम की बात करते हैं ना, ऑलरेडी हम लोग इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं, तो बीम की जब बात करते हैं ना, बीम की, तो बीम में हम लोग 2 प्रकार से बीम को डालते हैं। एक होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, और दूसरा होता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, इनडिटरमिनेट बीम। ठीक है, तो दोस्तों एक हो गया आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम और एक हो गया स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कि सर जिसमें ds इज इक्वल टू 0 हो और जिसमें ds नॉट इक्वल टू 0। सीधे सीधे शब्दों में सर, सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको कि सर स्टैटिकली डिटरमिनेट वो बीम होगा जिसमें ds 0 होगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम उसको कहेंगे। अब मैं उस पे नहीं जा रहा कि कौन स्ट्रक्चर, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं स्टेबल और इनस्टेबल की, तो मैं यहां पर बिल्कुल नहीं बता सकता आपको कि डिटरमिनेट स्टेबल है या इनडिटरमिनेट स्टेबल है, अनस्टेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं बता सकते हम। इनको हम सपोर्ट की कंडीशन के हिसाब से भी बताते हैं फिर, तो मैं आपको उस पर नहीं जा रहा अभी, वो आपका पूरा का पूरा अलग चैप्टर है कि जब मैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है,
उसकी कुछ सपोर्ट कंडीशन होती है, जैसे कि कोई बीम है, ऑलरेडी कोई बीम है जिसमें कि कंटिन्यूअसली हिंज होता है, अगर कंटिन्यूअसली हिंज होता है, अगर आपके पास कंटिन्यूअसली में हिंज जाती है, पूरा अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। बहुत सारी शर्तें हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताता, अभी सिंपल सा भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीम वाला चैप्टर है, तो बीम के हिसाब से मैं बीम को पढ़ा रहा हूँ आपको, डीएस उसके हिसाब से कहानी है। अच्छा, डीएस क्या है सर? डीएस वही है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डीएस वही है। लेकिन डीएस को निकालने का तरीका क्या है सर मेरा? यहाँ पर दोनों जगह, वहां पर हो या यहाँ पर हो, मैंने क्या बोला था? अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन। क्योंकि हम हमेशा 2D की बात करते हैं, तो सर ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में जो ये नोन रिएक्शन है, हमेशा के लिए इसको तो आप रट ही डालो, ये क्या होगा सर? हमेशा 3 होगा। जो मैंने पीछे बताया ना, यहाँ पर अभी देखो, आप यहाँ पर बताया ना मैंने आपको, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कहाँ गया हो, ये बताया था, ट्रिक बताई थी आपको कि डीएस बीम के लिए आप ऐसे भी निकालते हैं, अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन। अननोन मतलब क्या? सपोर्ट की रिएक्शन, टोटल सपोर्ट की रिएक्शन। नोन मतलब क्या? जो आपके पास नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगी, जो कि 3 होंगी। समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए जो लगाते हैं 0, समीशन ऑफ एफ आई वर्टिकल निकालने के लिए 0, समीशन ऑफ मूवमेंट निकालने के लिए समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 नोन है आपके पास, तो ये 3 रिएक्शन हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर, ये बात हमको समझ आ गई कि ये तो परफेक्टली 3 परफेक्टली होंगी। ये तुम्हारा सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, ये वाला कहानी जो है ना, सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, ये तो तुम्हें पता है। ऐसे ही सर डीएस यहां पर भी क्या हो जाएगा? तरीका वही है, डीएस निकालने का वही तरीका है। दोस्तों ये जो बीम है ना, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। इट कैन बी, दिस बीम कैन बी सॉल्व्ड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है सर? समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इनको लगा के सॉल्व हो जाता है तुरंत। समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इनकी बदौलत से ये परफेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो बीम है सर, तो आपको बोलेंगे इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम बोलेंगे, फिर सॉल्व किससे करेंगे? यहां पर हम बोलेंगे इट कैन बी सॉल्व्ड बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है? तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो होती है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड डिफ्लेक्शन। फोर्स एंड डिफ्लेक्शन, जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा इसके। जैसे एग्जांपल के लिए 10 200, जैसे ये वाला बीम है, इसका एक बहुत सारे एग्जांपल मैं बाद में लिखा दूंगा आपको। जैसे कि बीम है आपके पास प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ये प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, यहां पर रोलर होता है इसका। मैं इसको समझा ही देता हूं अलग से आपको। देखो, जैसे ये आपके पास बीम है, मैं इसको समझा रहा हूं कि कैसे लगाते हैं, घबराना मत, मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि आपके पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे लगती है। दोस्तों अभी एग्जांपल के लिए मान लो, वैसे तो मैं समझा रहा हूं अभी आपको कि कौन सा जो है, कैसे पहचानते हो कि आपका इनडिटरमिनेट बीम है, कौन सा डिटरमिनेट बीम है, घबराओ मत आप। लेकिन फिलहाल समझ लो आप, मैं आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन समझा रहा हूं। मान लेते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम जानते हो क्या होता है? कि एक जगह फिक्स होता है, जो एक जगह रोलर होता है। एक जगह फिक्स होता है तो एक जगह रोलर होता है। तो दोस्तों आपको पता है, इसमें मान लेते हैं कि इसमें मैं यूरिया लगा देता हूं। तो आप कितने ही हाथ पैर मार लो, कितना ही कंडीशन लगा लो, इसको आपने यहां से कर ही नहीं सकते। समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे अननोन इक्वेशन हो जाएंगे, कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ती है। बाय द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोला? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसको हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सर पहला ही कंडीशन, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
इस बीम को ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा, ऊपर वाला जो लोड लग रहा है, उस लोड के कारण ये बीम कुछ ऐसा गिरेगा। आप जानते हैं इस बीम के कारण ये गिरेगा ऐसा। तो आपको पता होगा, आपने केस पढ़े होंगे मोमेंट एरिया मेथड से या किसी भी मेथड से, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल इन होल स्पैन, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिस इज इक्वल टू WL टू पावर 4/8EI। याद है सबको? प्रूफ होता है, मैं प्रूफ भी कराता हूँ अपने SFD BMD उसके क्लास में, डिफ्लेक्शन के चैप्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसको डेल 1 बोल दो, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑन द फ्री एंड। लेकिन सर यही चीज अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे सर, क्योंकि रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन तो पक्का आनी है। तो आप कहेंगे कि सर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो इधर, एक सेकंड, ये वाली अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर। ये इधर देखो, ये ऐसा, और यहाँ पर सर ना ये जो रोलर का रिएक्शन आ रहा है, ये रोलर का जो रिएक्शन है इसको मैं आर बोल देता हूँ। ये जो रोलर की रिएक्शन है उसको आर बोल देता हूँ। इस आर फोर्स के कारण ये बीम कुछ ऐसा जाएगा सर, इस रोलर आर के कारण ये बीम ऐसा जाएगा सर। और इसके कारण जो डिफ्लेक्शन है सर, मैं इसको नाम दे देता हूं डेल 2। क्या नाम दे दूं इसको? डेल 2। क्या आपको याद है, तुम में से कितने लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। तुमने तो ऐसा पढ़ा होगा, खैर उल्टे में, लेकिन कोई बात नहीं, बात एक ही है। ये जैसे W है फ्री एंड पर, इसका डिफ्लेक्शन बताओ क्या होता था? WL3/3I। क्या WL3/3I? तो हम यहीं पर W की जगह, एक तो पहली बात, जब ऊपर के लिए लग रहा है तो ऊपर ही तो होगा डिफ्लेक्शन, पहली बात। दूसरी बात जो है ना, ये डिफ्लेक्शन होगा कितना, हम बोलेंगे सर R, W की जगह यहाँ पर R है, L का क्यूब है, इस स्पैन को L बोल दो, L का क्यूब है, ये क्या है, L हो गया, तो L का क्यूब/3EI। तो दोस्तों यहां पर ना, अब मैं बोलता हूं कि ये बीम रिजिडिटी में कहीं जा नहीं रहा है, जो इसके कारण, ये इंटरनली बता रहा हूं कि क्या हो रहा होगा, ये हो नहीं रहा होगा ऐसा काम। ये आपका ये वाले लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन होना था उसको बराबर होने होगा इसके डिफ्लेक्शन के, तभी तो ये फिक्स में रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो डेल 1 है 100% डेल 2 के बराबर होगा, तब जाके ये परफेक्टली सेफ में होगा। इससे निकाल क्या रहा हूं, मेरी बात को समझ लो। सर WL की पावर 4/8EI इट शुड बी इक्वल टू RL का क्यूब/3I। हम बोलेंगे सर यहां से ना, ये जो रिएक्शन है ना, मजे मजे में ये रिएक्शन ही आ गई। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है बालक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आर का, पूछा जाता है द कैंटिलीवर बीम, द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL, व्हाट विल बी रिएक्शन एट द प्रोप्ड सपोर्ट। यहाँ पर रिएक्शन पूछा जाता है। हम बोलेंगे सर रिएक्शन हो जाएगी W से W, ये W 3/8 हो जाएगा, और WL, L भी बच रहा है, L भी बच रहा है, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास रिएक्शन, और तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये है वो रिएक्शन। तो क्या आप जो पीछे अगर लगाते इसमें समीशन ऑफ FY लगाने की कोशिश करना, आप घर पे करना अलग से। तो दोस्तों यहाँ पर अननोन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे ये रिएक्शन भी पता नहीं है, ये रिएक्शन भी पता नहीं है, मूवमेंट भी पता नहीं है, तो कितना जो आप फंस जाओगे वहां पर, बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते। तो इसमें हम लगाते हैं फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन, फोर्स और डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप लगाते हैं, और इसी मदद से हम रिएक्शन निकालना सिखा देते हैं। मैंने बीम को सॉल्व कर दिया। अब तुम खुद बताओ, जब ये रिएक्शन आ गई तो रिएक्शन इंटू डिस्टेंस मूवमेंट भी आ जाएगा, अरे रिएक्शन इंटू डिस्टेंस तो मूवमेंट भी आ जाएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया कुल मिला के बीम। तो कहने का मतलब है सर, हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा ये जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम होता है, ये हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाता। जैसे ये वाला बीम है ना, तुरंत लगाओ आप समीशन ऑफ FY, समीशन ऑफ मूवमेंट, तुरंत बीम हो जाएगा, सब कुछ निकाल दोगे। इसमें नहीं लगा पाते आप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बताऊंगा प्रूफ करके भी, जैसे एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के, एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि अभी प्रूफ भी कराऊंगा आपको। जैसे कि फिक्स्ड बीम एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल किसके, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के। दूसरा एग्जाम्पल कंटिन्यूअस बीम, इसी का एग्जाम्पल है, सब प्रूफ कराऊंगा आपको, घबराओ मत आप। तीसरा एक और एग्जाम्पल है इसका, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर, तो अभी बताया आपको प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। इसमें आते हैं सर, इसके एग्जाम्पल क्या है ये भी मैं प्रूफ कराऊंगा। इसके एग्जाम्पल में आता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आता है सर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। और एक और एग्जाम्पल आता है सर, सबसे बेहतरीन जो है इसका वो है ओवरहैंग बीम।
अब तुम लोगों में लग रहा होगा ऐसा कैसा सर, तो ये तो मैं अभी बीम बताया हूं आपको, वैसे आर्च में भी ये कहानी होगी, अभी आगे बढ़ाऊंगा। तो बीम में आपने समझ लिया कि सर 3 बीम तो इसमें आएंगे और 3 बीम इसमें आएंगे, तो एक एक करके देख लें जरा, प्रूफ कर लें, प्रूफ कर लें कि सच में। पहचान कैसे करोगे कि कौन सा बीम कैसा है, तो पहचान इससे होती है सर, डीएस से होती है। अगर 0 आए तो समझ जाओगे आप। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूं कि सिंपली सेपरेट बीम में डीएस 0 होना चाहिए, कैंटिलीवर बीम में डीएस 0 होना चाहिए, और ओवरहैंग बीम में भी डीएस 0 होना चाहिए। तो चलो प्रूफ करते हैं आगे। सेम कहानी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर फिक्स बीम में डीएस 0 नहीं होना चाहिए, सर कंटिन्यूअस बीम में 0 नहीं होना चाहिए, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में 0 नहीं होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, पहचान यही तो है। तो चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला मुद्दा जो आपने पढ़ा भी है और आप पहले भी कर चुके हैं, मैं पिछले एक केस में करा चुका हूं, जो कि है सर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। दोस्तों सभी लोगों ने पढ़ा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है वो एक एंड पर, परिभाषा समझते हैं आप सिंपली सपोर्टेड बीम की परिभाषा, कौन कौन जानते हैं? बताओ। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि सर एक जगह तो फिक्स्ड होगा, मतलब सॉरी एक जगह तो हिंज होगा और दूसरी जगह क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। एक जगह हिंज होगा तो दूसरी जगह रोलर सपोर्ट होगा। और आप रिएक्शन तो जानते ही हैं, एक रिएक्शन ऐसे आती है और एक रिएक्शन ऐसे आती है, और इसमें रिएक्शन ऐसे आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, डीएस का सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया था कि डीएस जब भी लिखना हो आप क्या करा करो, बार बार नहीं बता रहा हूं, एक बार बता रहा हूं, अननोन रिएक्शन। अननोन रिएक्शन का मतलब सर सपोर्ट की रिएक्शन, टोटल सपोर्ट रिएक्शन, टोटल सपोर्ट रिएक्शन। इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या सर, नोन रिएक्शन। नोन का मतलब, नोन रिएक्शन का मतलब जो ऑलरेडी आप जानते हैं 3, और 3 वही समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तो नोन हो गए आपके लिए। अब बताइए डीएस क्या हो गया सर, ऑब्वियसली यार 0 हो गया। अरे नोन अननोन कितनी हो गए, 3 रिएक्शन ही तो रही है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक उधर, तो 3 में से 3 गया तो 0। तो क्या प्रूफ हो गया ये, डीएस इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। तो हमारा ये बीम क्या निकल के आया तुम बताओ, दिस बीम सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, एसडीबी बोले तो, एसडीबी बोले तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। यहां पर भी लिख देता हूं मैं, जब मैं आपको एसडीबी लिख रहा हूं इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, और ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, एसआई बीम। ओके चलो दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। दूसरा बीम समझते हैं सर, सेकंड नंबर बीम। सेकंड नंबर बीम होगा सर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होगा सर, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है बालक, कैंटिलीवर बीम होता है गुरु ऐसा, एक जगह, अरे परिभाषा तो पता होनी चाहिए ना तुमको, पहले डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए हर एक बीम की। एक जगह फिक्स्ड होगा दूसरी जगह फ्री होगा, एक जगह फिक्स होगा तो दूसरी जगह फ्री होगा। तो जब एक जगह फिक्स है और दूसरी जगह फ्री है तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास सीधे सीधे डीएस तो 0 ही हो गया। आप बोलोगे कैसे, हम कहेंगे कि सर तीनों तो रिएक्शन हो गई, यहाँ पर तीनों तो रिएक्शन हो गई, तो डीएस इज इक्वल टू क्या होता है, अननोन है ना, अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन माइनस नोन रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि 3 माइनस 0 हो गया, डीएस 0 नहीं 3 आए, हाँ नोन भी तो 3 ही है इसलिए आया 0। तो नोन भी क्या है सर 3, नोन तो पता ही है आपको, तो डीएस क्या हो गया सरकार 0। तो हमारा ये वाला बीम भी क्या हुआ सर, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हुआ सर, कैंटिलीवर बीम भी बताया था एग्जाम्पल पीछे। चलो जी ये भी समझ गया। तीसरा बीम सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है सर। तीसरा बीम ओवरहैंग बीम। सर ओवरहैंग बीम बनाने का जो पहली बात तो डेफिनेशन समझो, ओवरहैंग बीम की जो डेफिनेशन है पहली बात तो समझ लो, कितने भी सपोर्ट हो, मतलब कितने कहीं से भी सपोर्ट हो, इधर से हो इधर हो, कहीं से भी ओवरहैंग हो, लेकिन सिचुएशन एक है, हमेशा एक सपोर्ट हिंज होगा और एक सपोर्ट रोलर होगा, कहीं से भी ओवरहैंग हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओवरहैंग की परिभाषा है कि सर कहीं से इधर वाले एंड से लेफ्ट से हो या राइट से हो या दोनों साइड से ओवरहैंग हो, लेकिन सर होगा कंडीशन क्या,
एक सपोर्ट हिंज होगा, एक सपोर्ट रोलर होगा हमेशा। जैसे कि सर एक बीम ये बना के दिखा रहा हूं, इसमें क्या कर दिया मैंने, इधर हिंज बना दिया, इधर रोलर बना दिया, दोनों साइड क्या हो रखा है, कुछ पार्ट आपका एक्सटेंड हो रखा है सपोर्ट से, तो ये भी ओवरहैंग है। इसको क्या बोलेंगे, बोथ साइड ओवरहैंग। हम बोलेंगे सर इधर बताओ दूसरा बीम, इधर मैंने क्या कहा, इधर रोलर, इधर हिंज लगा दिया, इधर मैंने क्या बोल दिया, रोलर लगा दिया। हम बोलेंगे सर लेफ्ट साइड ओवरहैंग। ऐसे देखो सर, दूसरी साइड देखो आप, इधर क्या बोलूंगा मैं, इधर मैंने हिंज लगा दिया, इधर रोलर लगा दिया, तो ये भी क्या होगा सर, इधर बोलेंगे राइट साइड ओवरहैंग। तो तीनों सिचुएशन में आपका ये ओवरहैंग ही है, ये भी ओवरहैंग बीम है, ये भी ओवरहैंग बीम है और ये भी ओवरहैंग बीम है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तीनों बीम में, तीनों ही ओवरहैंग बीम है, लेकिन तीनों ओवरहैंग बीम में एक बात बड़ी कॉमन है सर, एक बात बड़ी कॉमन है, वो क्या है, तो बात ये बड़ी कॉमन है कि सर क्या बात ओवर है, क्या बात वो है, समझाओ ना, कौन सी बात कॉमन है कि सर आप सभी जगह पर ओवरहैंग जो बना रहे हैं वो अलग, चलो ठीक है, दो साइड एक साइड वो अलग चीज है, लेकिन सर आप हर जगह बनाए क्या रहे हैं, एक सपोर्ट हिंज और दूसरा सपोर्ट रोलर। तो जब आप सिचुएशन को देखें ना, तो आप देख पा रहे हो, किसी भी केस में देखो आप, किसी भी केस में देखो आप, देखो यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो सर, आप कहीं पर भी देखो, किसी भी बीम में देखो, इसमें देखो या और करके देखा मैंने, या तो ये या तो ये या तो ये, तो आप बोलेंगे सर ds इज इक्वल टू अननोन रिएक्शन 3 हो रही है, देखो 1 2 3 माइनस नोन रिएक्शन 3 0, तो हमेशा ds इसमें भी क्या होता है सर, 0 होता है। ओवरहैंग बीम को जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम ही होगा, हमेशा स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा जी, ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा बीम हो गया, 3 बीम हो गए, यहां पर अब आते हैं चौथा बीम, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम की डेफिनेशन क्या होती है भाई, फिक्स्ड बीम की डेफिनेशन आपको पता है कि सर एक जगह, मतलब दोनों जगह फिक्स्ड होगा, बोथ एंड आर फिक्स्ड। परिभाषा क्या है सर फिक्स्ड बीम की, बोथ एंड आर फिक्स्ड। अब तो और आसान हो गया, अरे आपको पता है कि सर यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी आती है, एक यहाँ पर आती है वर्टिकल, सर एक रिएक्शन ऐसे आएगी वर्टिकल, एक रिएक्शन ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल, और एक मूवमेंट की रिएक्शन आएगी। ऐसे सर इस वाले सपोर्ट पर भी एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट की, तो टोटली रिएक्शन कितनी हो गई सर, 6 रिएक्शन हो गई। और नोन कितनी होती है सर, 3 हो गई। तो हम बोलेंगे सर ds इज इक्वल टू, बोलो ds इज इक्वल टू 3 आ रहा है सर। तो हमारा 3 से मतलब नहीं अभी, ये तो चलो मुझे समझाना है कि कौन सा बीम क्या है। वैसे तो ds आप समझ गए, ds नॉट इक्वल टू 0 है, और ds नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। लेकिन एग्जाम में ये हो सकता है इसका ds पूछ ले सीधे सीधे, इसमें ds पूछ सकता है। अच्छा चलो, मैंने जो पीछे इलाज बताया आपको, उस इलाज से बताओ जरा। ये तो मैंने आपको अपना बेसिक तरीका बताया, ट्रिक बता दी, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि ऐसा होता है। जो मैंने आपको ओरिजिनल तरीका बताया है ds निकालने का, चलो उस तरीके से निकाल के दिखाओ जरा, जरा देखते हैं इस तरीके से भी क्या दिक्कत है भाई। देखो जरा, मैं कहता हूं कि सर मैंने बताया था कि ds इज इक्वल टू होता है रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड, बताया था कि नहीं बताया था। तो रिमूव्ड कितनी पड़ेंगे, रिमूव्ड कितनी करनी पड़ेंगे, तो हम बोलेंगे सर अगर आप देखेंगे ना, ऐसा है, ये ऐसा है नहीं है, इधर देखते रहो, ये है तुम्हारे पास फिक्स्ड बीम, ऐसा होता है। रिमूव कितनी पड़ेगा, तुम्हें दिमाग में क्या है, कैंटिलीवर बनाना है सर, तो कैंटिलीवर बनाने के लिए सीधे इसको हटा दो ना, अगर आप इसको हटा दे तो कैंटिलीवर बन गया, अगर आप इसको हटा देते हो तो कैंटिलीवर बन जाता है, तो हटा दो। यहां पर रिएक्शन कितनी है सर, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो हम बोलेंगे सर रिएक्शन रिमूव्ड ही कितनी हो गई सर, 3। रिएक्शन रिमूव्ड कितनी हो गई सर, बोलो। तो रिएक्शन रिमूव्ड जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3। अप्लाइड कितनी है सर, कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है सर, कोई नहीं। देखो अगर इसको हटा देते तो ऑलरेडी कैंटिलीवर बन गया, इधर फिक्स है इधर फ्री हो गया, तो अप्लाइड कितना हो गया सर, 0। तो ds इज इक्वल टू बताइए, r 3 r i 0, तो आप बोलेंगे सर 3 - 0 दैट मींस ds इज इक्वल टू 3।
तो मैंने कोई पाप किया है क्या? मैंने कोई पाप किया है ये बता के? ये देखो डीएस कितना आया था? अरे डीएस कितना आया था तुम बताओ ना। 3 आ गया। और यहां से आपके पास इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। मैं तो कह रहा हूं सीरियसली कि ये जो 6 केस है, 6 केस जिसमें देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम और लास्ट कौन सा बचा? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इनको तो आप इसी ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ट्रिक वाली माध्यम से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ये ट्रिक हर जगह आपके काम नहीं आएगी। ये ट्रिक जो है ना इंटरनल हिंज में नहीं आ पाती काम, ध्यान रखना इस बात को। इंटरनल हिंज में तो वो लगाना ही पड़ेगा ना, वो M-1 वाला खेल, इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, बहुत जगहों पर आपका समय बच जाएगा, ये सच्चाई है। 4 हो गए सर, 5वां बनाओ। 5वां बीम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। सर एक्चुअली मैंने प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम को ना, कुछ लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं भाई। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है उसको ही गलत बना देते हैं। इधर फिक्स कर देते हैं और यहां कर देते हैं हिंज। ऐसा पाप नहीं करना है जी, इधर हिंज होता ही नहीं है। इधर क्या होता है सर? रोलर होता है हमेशा। रोलर को आप ऐसा भी बना सकते हैं ना, ऐसा भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट में बना के दिखाता हूँ। ऐसा भी बनाते हैं। ये हो गया सर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है उसका डेफिनेशन होती है वन एंड इट द फिक्स एंड अनदर एंड इज द रोलर सपोर्ट। अब समझो सर, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसमें सपोर्ट डीएस निकालना है। वही बेसिक ट्रिक से, ट्रिक के माध्यम से समझाओ। ऐसा, ऐसा और ऐसा, और इसमें कितना रिएक्शन? ऐसा। तो 3 यहां पर रिएक्शन, 1 यहां पर, तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब अननोन रिएक्शन हो गए 4। और सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन वाली 3। तो आप बोलेंगे सर 1, इसका डीएस क्या है? 1। डीएस क्या है? 1। और अगर आप उससे समझे, अगर आप उससे भी समझते हो तो रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन अप्लाइड। रिमूव्ड आपने कितनी करी सर? केवल ये करनी पड़ेगी, ये वाली। तो आप बोलेंगे सर एक ही करनी पड़ रही है। अप्लाइड कितनी हो रही है? अप्लाइड कितनी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहां फिक्स्ड है। तो हम बोलेंगे सर कितना आया यहां पर भी? इसलिए जो है ना, सारे के सारे हथकंडे के लिए तैयार रहा करो। और मैं तो तैयार कर ही रहा आपको, मैं तो आपको तैयार कर ही रहा हूं। तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और जब नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, इस बीम को क्या कहते हैं? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कहते हैं। तो ये हो गया। तो कभी ds पूछे तो 1 हो जाएगा इसमें। और दूसरा तरीका मैंने आपको समझा दिया, रिएक्शन रिमूव माइनस रिएक्शन अप्लाइड, वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पर अगर आप सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ या थोड़ा विशेष बात इसको फोकस करो कि मैं यहीं पर ना, अगर दोस्तों ऐसा कहता है कि यहां पर एक इंटरनल हिंज है, मान लेते हैं कि एक इंटरनल हिंज यहां पर है, तो फिर भाई साहब तुम ये काम नहीं कर सकते ये वाला, फिर तुम्हें वो लगाना ही पड़ेगा, रिएक्शन रिमूव माइनस रिएक्शन अप्लाइड। तो ये चीजें सोचनी होती हैं यार। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हो जाएगा काम। लास्ट बीम है सर, 6वां होगा ही, कैंटिलीवर बीम, सॉरी कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन क्या होती है भाई? कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन क्या होती है? कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन होती है कि ऐसा बीम, कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन होती है ऐसा बीम जिस बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट हो। द बीम सपोर्टेड ऑन द मोर देन 2 सपोर्ट। 2 सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट में, 2 नहीं, 2 में तो फिर कैंटिलीवर भी हो जाता है, और भी सॉरी 2 में तो फिर सिंपली सपोर्ट भी हो जाए। 2 से ज्यादा सपोर्ट में सपोर्ट होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 2 सपोर्ट में है तो सर लोग बना लो बीम। इधर मान लेते हैं ये फिक्स हो गया, यहाँ तुमने इधर रोलर कर दिया या हिंज कर दिया, ये हिंज कर दिया। ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस का मतलब होता है 2 से ज्यादा सपोर्ट, तो पूरा कंटिन्यूअस में आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये भी कंटिन्यूअस है क्या? ये भी कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूअस है सर। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है ना कैंटिलीवर की, सॉरी कंटिन्यूअस की, उसमें कोई भी सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट से कुछ पार्ट एक्सटेंड नहीं होगा, फिर वो ओवरहैंग में आ जाएगा। लेकिन ओवरहैंग की भी तो शर्त है, ओवरहैंग की भी तो शर्त है कि 2 सपोर्ट ही होंगे, एक रोलर होगा एक हिंज होगा।
इसलिए घबराना नहीं है। कंटिन्यूस में आपको जो दिखेगा सारे के सारे सपोर्ट के में ही दिखेंगे सारे स्पैन। जैसे कि एक स्पैन ये हो गया, एक स्पैन ये हो गया। तो सर यहां पर बताओ, ऑलरेडी यहां पर डीएस क्या होता है, गारंटेड है कि डीएस हमेशा कभी भी जीरो होने का नहीं है। और डीएस जब जीरो नहीं होगा तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम ही होगा। आप बोलोगे कैसे सर, जीरो क्यों नहीं? अरे खुद देखो यार, खुद देखो। अगर यही बीम है माना कंटिन्यूस में, वैसे कंटिन्यूस में ऐसा भी हो सकता है आगे। इसलिए कंटिन्यूस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं, ये परफेक्ट फिगर में बना नहीं पाऊंगा। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि दो से ज्यादा सपोर्ट बस। मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, तो ये तुम्हें खुद देखो ना कि सर यहां पर होगा ही नहीं डीएस जीरो। क्यों नहीं होगा? देखो दो रिएक्शन यहां पर, दो रिएक्शन यहां पर, दो रिएक्शन यहां पर, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 6 में से 3 माइनस करो तो डीएस कितना आ गया इसमें अगर आप देखेंगे तो डीएस कितना आ गया? 3 आ गया। तो डीएस नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं दिमाग में दोस्तों आपके कि सर आपने तो एक बात कही ना, कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन आपने ये बात कही ना कि मोर देन 2 सपोर्ट, तो सर मैं ऐसा बना दूं तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है, आनी भी चाहिए कि सर अगर मैं दो, आपने तो ये कहा ना केवल कि मोर देन 2 सपोर्ट, तो मैंने ये बना दिया, तीनों के तीनों रोलर बना दिए। आपने ये बिल्कुल नहीं कहा जैसे ओवरहैंग में आपने कहा था बकायदा कि एक सपोर्ट हिंज होगा और एक सपोर्ट रोलर होगा और ओवरहैंग कुछ होगा पोर्शन, दोनों साइड से हो सकता है। वहां पर तो आपने कहा सपोर्ट की कंडीशन आपने बताई, यहां पर मैंने सपोर्ट की कंडीशन कुछ नहीं बताई। कोई भी सपोर्ट हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा होंगे और सारे के सारे ना ओवरहैंग नहीं होंगे कुछ भी पोर्शन, ये भी मैंने बता दिया। तो चलो ऐसा भी तो मैंने कहा सर ये भी तो 2 से ज्यादा सपोर्ट वाला, तो इसको भी कंटिन्यूस बीम कहूंगा। तो दोस्तों ये क्या है ना, अब आप बोलोगे सर ये तो अनस्टेबल, ये तो तुम्हारा डीएस जीरो हो गया। फिर तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, यहाँ तो मैंने इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम बना दिया। आप तो कहोगे इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बना दिया, क्यों? क्योंकि देखो एक रिएक्शन यहाँ पर, एक रिएक्शन यहाँ पर और एक रिएक्शन यहाँ पर, ऐसे दिमाग लग सकता है ना, और डीएस जीरो हो गया। तो दोस्त ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये है बीम, और तीनों जगह पर आपने गरारी लगाई है, यहां भी यहां भी। ये तो हवा में भाई, ये तो हवा में झूल रहा है ये स्टेबल है। तो भाई साहब ऐसा पाप नहीं करना है, ये क्या है ना, ये फर्जी बात है, इसको काट देंगे बाद में। तो ये है सर, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये डेफिनेशन में है ही नहीं बीम का, ठीक है। तो आज के बाद गलत नहीं करने क्वेश्चन, ठीक है साहब, इस तरह से करने हैं। अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस ले जाऊंगा इसमें, बीम के और भी कुछ केसेस करेंगे हम लोग। और बीम मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, वैसे तो काफी लगभग 60-70% मैंने आपको वेट वो दे दिया है, 70 से 80% कहेंगे हम। मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया बीम के क्वेश्चन करने का, डीएस निकालने का। मुझे लगता है कि इतना भी अगर आपको पता लग गया ना नॉलेज, बस इसमें एक ही केस रहता है, बस वो वर्टिकल लोडिंग वाला, और सब कुछ आपने पढ़ लिया है। और एक और चीज है, मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो आपको समझा रहा था पीछे कि 3 हिंज आर्च 2 हिंज आर्च, उसका क्या इलाज होता है सर, उनको कैसे पहचानते हैं हम कि वो आपके डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आते हैं या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आते हैं। देखो एक होता है 3 हिंज आर्च, एक होता है 2 हिंज आर्च, तो उनको कैसे पहचान करते हैं हम लोग, वो आपको बताना है, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। लगभग ये 16 स्लाइड आज हो चुकी हैं, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, ठीक है।